हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्संस को शुरू करेंगे बीएनएसएस में। सबसे पहले इसमें जो सेक्शन हमें दिया हुआ है वो है सेक्शन नंबर 35 और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, तो ध्यान से हमें इस प्रोविजन को पढ़ना है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस के पास पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सो एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहला क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किया तो अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, क्लॉज बी में अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है। तो सबसे पहला कीवर्ड ये है कि एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है। दूसरी चीज़, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। मान लीजिए किसी एक बहुत ही विश्वास वाले आदमी ने जो है पुलिस ऑफिसर को बताया, तो वो जैसे खबरी टाइप के होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के वो, और रीजनेबल सस्पिशन है या फिर ऐसा शक है पुलिस ऑफिसर को, ऐसा शक उनके दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट भी दे रखी है इसमें, तो वो ध्यान रखनी है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम का है और वो 7 साल तक एक्सटेंड करता है, मतलब 7 साल या उससे कम का कोई ऐसा ऑफेंस किया है। वेदर विद और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली ये कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, हमारे पास दूसरा कीवर्ड आया कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए पुलिस ऑफिसर को, कारण होना चाहिए कोई विश्वास करने का कि ऑन बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन या सस्पेशन, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट या उनको जो सस्पेशन हुआ है कि उस पर्सन ने वो जो सेड ऑफेंस है वो कमिट किया है, ये बिलीव करने का, ये विश्वास करने का कोई कारण पुलिस ऑफिसर के पास होना चाहिए। तो ये ड्यूटी ऑफ प्रूफ किसकी है? ये पुलिस ऑफिसर प्रूव करेंगे कि उनके पास क्या रीजन टू बिलीव था, क्या कारण था विश्वास करने का। दूसरी चीज, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिस ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि अरेस्ट नेसेसरी है, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि उस पर्सन को प्रिवेंट किया जा सके कि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, या फिर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके ऑफेंस की, उस वजह से अरेस्ट कर लिया। या फिर टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, और उसको अरेस्ट इसलिए किया गया है ताकि वो जो है एविडेंस गायब ना कर दे, और या फिर ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि एविडेंस को टैम्पर कर देगा, कुछ उसमें से छेड़छाड़ कर देगा वो। फिर टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विंटेड विद द फैक्ट्स, मतलब जो पर्सन, मान लीजिए कोई अगर विटनेस है, उसको ऑब्वियसली ये बात पता है कि उस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया या जो भी कुछ है, तो ऐसे में वो जो ऑफेंडर है या जो अक्यूज्ड है, वो उस पर्सन जो एक्विंटेंट है फैक्ट से, या जो वो विटनेस है हमारे केस में, उसको इंड्यूस ना करे किसी तरीके से, उसको डराए धमकाए ना, या फिर कोई प्रॉमिस का ये मतलब है उसको ये ना कह दे कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा तुम गवाही मत दो। तो इस तरीके की अगर चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. उन्होंने कहा कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो जो उसकी कोर्ट में प्रेजेंस है वो हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे, मतलब जब भी चाहिए होगा कोर्ट में वो नहीं आएगा, बेसिकली बुलाने पर भी वो नहीं आएगा, इस वजह से उसको अरेस्ट करना जरूरी है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट दैट हिज रीजंस इन राइटिंग, पुलिस ऑफिसर को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे जब वो अरेस्ट कर रहे हैं तब। provided that a police officer in all cases where the arrest of a person is not required, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है पर्सन की, तब भी रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो दोनों उस पे दोनों केसेस में रीजन रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने अरेस्ट किया हो तो भी रीजन रिकॉर्ड करने हैं और चाहे अरेस्ट ना किया हो तो भी रीजन रिकॉर्ड करने हैं। अगेंस्ट whom credible information has been received, clause C says against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ज्यादा को कोई ऑफेंस किया है या फिर डेथ सेंटेंस का कोई ऑफेंस किया है, एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो ऊपर हम क्या देख रहे थे कि 7 साल या 7 साल तक अगर ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर लेंगे। सी क्लॉज में इन्होंने कहा कि अगर 7 साल से ऊपर का ऑफेंस किया है, डेथ सेंटेंस का ऑफेंस का अगर पुलिस ऑफिसर को सस्पेशन लग रहा है या इन्फॉर्मेशन ही मिली है या जो भी कुछ है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है अगर, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जिसको मतलब एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इस संहिता में। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है जो भाग जाता है, जो भगौड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन ई क्लॉज सेज इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी के पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई है तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड, या फिर किसी के ऊपर ऐसा सस्पेशन है कि उसने जो है एक ऑफेंस कमिट किया है विद रेफरेंस टू सच थिंग मतलब इस स्टोलन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली या तो उस पर्सन के पास पोजेशन हो उस प्रॉपर्टी का, स्टोलन प्रॉपर्टी का, ठीक है, या फिर उसने खुद ने ही चोरी करी और तब उसके पास पोजेशन है। तो इन रेफरेंस टू सच थिंग का मतलब ये है कि देखो दो लोग अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि एक बंदे ने, ए ने सिर्फ थेफ्ट कमिट किया हो, ठीक है, और इसने ये प्रॉपर्टी बी को दे दी, कहीं निकल गया, बाहर निकल गया, उसको पकड़ना नामुमकिन हो गया। तो स्टोलन प्रॉपर्टी इसके पोजेशन में, इसको तो पनिश किया जा सकता है, ये हमारा पहला ये लाइन कह रही है। लेकिन दूसरी कह रही है हो सकता है कि रीजनेबली सस्पेशन हो इसी पर्सन पे कि इसी ने थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है, ए ने ना थेफ्ट करके इसी ने कमिट किया, इसी वजह से स्टोलन प्रॉपर्टी इसके पास है, तो वो भी अरेस्ट, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को, उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है सही से, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर उसने कोशिश करी है भागने की, अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, ठीक है, या फिर मतलब भाग गया या भागने की कोशिश करी है लॉफुल कस्टडी से, तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। देन हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, आर्मी से अगर वो भाग गया है तो भी। who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, reasonable complaint, credible information और reasonable suspicion, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अगर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है, of his having been concerned in any act committed at any place out of India, मतलब कोई ऐसा एक्ट है, वो एक ऐसे एक्ट से कंसर्न है, ये उस ऐसे एक्ट से कमिटेड है जो कि आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है, अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो एक ऑफेंस की तरह पनिशेबल होता, ठीक है। एंड तो ऐसे में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड फॉर विच ही अंडर एनी लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, किसी लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन में, और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन, मतलब वो लाइबल है कि उसको पकड़ा जाए और डिटेन किया जाए कस्टडी में इन इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद जो एक रिलीज कॉन्विक्ट है, कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, मतलब जो मान लो मर्डर की 10 साल की सजा मिली थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 साल की सजा मिली थी, अब इसको 10 साल कंप्लीट हो गया, इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के बाद भी अगर कोई बंदा ब्रीच कर देता है एक ऐसे रूल का जो कि सेक्शन 394 सब सेक्शन 5 में बताया हुआ है, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको रिलीज किया गया है, आप एक रिलीज कॉन्विक्ट हो, तो कुछ रूल्स होते हैं जिनका ब्रीच नहीं करना होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्लॉज जे सेज फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड। रिक्वेजिशन का मतलब है कोई रिक्वेस्ट आई है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, कि उसको अरेस्ट करना चाहे, और वो रिक्वेजिशन, वो रिक्वेस्ट जो है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड। लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो जो रिक्वेजिशन है, वो जो रिक्वेस्ट आई है ना, वो एकदम स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड the offense or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 में कह रहा है subject to the provisions of section 39 no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो विदाउट वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन 39 में जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए अभी आगे देखेंगे 39 में क्या है। Then subsection 3 the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required, जहां पर अरेस्ट जो है पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं है, इशू करेंगे नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। अब देखो ये सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ पुलिस ऑफिसर को लग रहा है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे जिस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई रीजनेबल सस्पेशन है दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो भाई
अगर पुलिस ऑफिसर को देखो, पुलिस ऑफिसर को इसमें लिखा हुआ है ना कि पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, वो कोशिश पहले ये करे कि एक नोटिस इशू करेगा और उसको अपेयर होने को बोलेगा जिसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट वगैरह आई है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 में वेयर सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। और जब भी नोटिस इशू किया गया है उस पर्सन को जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको यहाँ पर नोटिस का जो टर्म्स है उसको कंप्लाई करना जरूरी है। देन सबसेक्शन 5 says where such person complies and continues to comply with the notice, जब वो पर्सन कंप्लाई करता है, अच्छा बच्चा है, तो he shall not be arrested in respect of the offence referred in the notice, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। for reasons to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, ठीक है। हाँ नहीं रुको, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई उसको इसके बाद भी नोटिस को कंप्लाई करने के बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि उसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो पुलिस ऑफिसर को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब अरेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है तब रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो, नोटिस इशू करने के बाद भी वो कंप्लाई कर रहा है उसके बाद भी, ठीक। फिर उसके बाद सबसेक्शन 6 says where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, वो फेल हो गया कंप्लाई करने में या वो खुद को जो है आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा कि वो कौन है क्या है, तो पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं इस बिहाफ में, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस, तो उसको उस नोटिस में जो भी ऑफेंस दिया था उसके लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 7 से सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ये जो आपके डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है डीएसपी के परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर लेस देन 3 years, अगर 3 साल से कम का ऑफेंस है और सच पर्सन इज इनफर्म और इज अबव 60 years ऑफ एज, और इनफर्म है वो पर्सन या 60 साल से ऊपर की उनकी उम्र है, तो ऐसे में अरेस्ट नहीं किया जाएगा बगैर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 36 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 36 कह रहा है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट का और ये जो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होंगी ये बता रहा है। कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। ये पुलिस ऑफिसर के लिए कह रहा है कि जो वो उनका जिसमें नाम लिखा रहता है, वो जो बैच उनके ऊपर जो लगा रहता है उनके यूनिफॉर्म में, उसका एक्यूरेट और विजिबल और क्लियरली जो है दिखना चाहिए उनका नाम, ठीक है। और फिर प्रिपेयर करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस। वो जो है ये जो मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे ये कम से कम एक विटनेस से अटेस्टेड होगी, जो मेंबर हो सकता है फैमिली का जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, या फिर रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है उसकी लोकेलिटी का, मोहल्ले का कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल मेंबर है तो वो भी हो सकता है। दोनों लोग हो सकते हैं, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे रिस्पेक्टेबल मेंबर हो द लोकेलिटी। और काउंटर साइन होगा, पहले तो ये लोग साइन करेंगे, अटेस्ट करेंगे एज अ विटनेस, और फिर उसके बाद काउंटर साइन किया जाएगा जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो भी साइन करेगा। फिर उसके बाद क्लॉज सी सेज इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम is attested by a member of his family that he has right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest। यहाँ पर एक राइट बताई गई है किसकी? अक्यूज्ड पर्सन की, कि आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हो किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो भी मतलब जिसका भी नाम ले वो अरेस्टेड पर्सन। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 36 तक आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।